उत्तर पूर्व के तमाम राज्यों असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, जहां अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं, वहीं कृषि के क्षेत्र में भी अपना विशेष महत्व रखते हैं। पूर्वांचल राज्यों में होने वाली अलग अलग किस्मों की फसलें अगर आप तक एक ही कार्यक्रम के जरिए पहुंचे तो उस कार्यक्रम का नाम है बढ़ते कदम। दुनिया भर में भोजन के रूप में मछली की कई प्रजातियों का सेवन किया जाता है। पूरे इतिहास में मछली मनुष्यों के लिए प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों का एक महत्वपूर्ण स्रोत रही है। मछली की मांग लगातार बढ़ रही है और इसके लिए मछली की खेती सबसे आकर्षक व्यावसायिक गतिविधियों में से एक बन गई है। असम में बहुत सारे अनुसंधान केंद्र हैं, विशेष रूप से केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान। दिसपुर में उनका उत्तर पूर्व केंद्र है। वे विशेष रूप से पहिया मत्स्य पालन विकास कर रहे हैं और आम जनता को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने वर्ष 1990 के दशक में मिश्रित मछली पालन प्रणाली की तकनीक विकसित की थी। इस प्रणाली में मछली की 5 या 6 प्रजातियों को एकल तालाब में पाला जाता है। असम में भी कई लोगों ने हाल के वर्षों में इस मछली पालन पद्धति को अपनाया है। देश में बहुत सारी योजनाएं हैं जो मत्स्य पालन विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। उन्हें नीली क्रांति योजनाओं के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के तहत कुछ योजनाएं हैं। गुवाहाटी में भी राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का एक क्षेत्रीय कार्यालय है, जहां से लोग मछली पालन के बारे में विभिन्न जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। Most of the people of Assam are fish eater. असम के ज्यादातर लोग मछली खाते हैं। इसके साथ साथ पारंपरिक रूप से भी मछली खाने की ही प्रथा है। मछली का उत्पादन इसलिए असम में बहुत लाभदायक होने के साथ जरूरी भी है और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। विशेष रूप से असम में मछली पालन की मिश्रित पद्धति कई प्रकार की है, खासकर तालाबों में जहां 3 परतें हैं, जिनमें ऊपरी परत, मध्य परत और निचली परत है। इसमें सभी मछलियां एक सतह पर नहीं रह सकती। उनके खाने के तरीके भी अलग हैं। उनकी इसी खाने की आदत और वहां के निवासियों के क्षेत्र को देखते हुए कुछ अन्य प्रजातियां तालाब के स्थान और भोजन के उचित उपयोग के लिए शामिल की जाती हैं। असम को ब्रह्मपुत्र, बराक जैसी नदियों के लिए जाना जाता है। यहाँ बहुत सारे वेटलैंड हैं और मछली पकड़ना असम में एक परंपरा रही है। प्राचीन समय से मछली पकड़ना एक परंपरा रही है। असम के वेटलैंड्स विभिन्न प्रजातियों की मछलियों से भरे हुए हैं। असम की कुछ नदियां पहाड़ी नदियां हैं और उनमें कई प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। टैंकों में वाणिज्यिक मछली पालन भी एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि बन गई है। मछली पालन करने वाले हमेशा तकनीकी सहायता के लिए इस स्थान पर भरोसा कर सकते हैं। अच्छी मात्रा और अच्छी गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए मछली के प्रजनन के लिए कुछ आदर्श नर मादा मछलियों का चयन किया जाना चाहिए। दोपहर में लगभग 4 या 5 बजे उन्हें हार्मोन इंजेक्ट किया जाता है। एक मादा मछली के लिए 2 नर मछलियों को इंजेक्शन लगाने की जरूरत होती है। बाद में उन्हें प्रजनन पूल में छोड़ दिया जाता है। पूल के आकार के आधार पर
एक बार में लगभग 10 से 40 किलोग्राम तक मादा मछली को छोड़ा जा सकता है। इंजेक्शन लगाने के बाद 5 से 8 घंटे के भीतर मछलियां अंडे देती हैं। अगली सुबह अंडे एकत्र किए जाते हैं और उन्हें हैचिंग पूल में ले जाया जाता है। कॉर्प मछली के अंडे वजन में बहुत हल्के होते हैं और वे लगभग पूल की ऊपरी परतों पर तैरते रहते हैं। पानी में अंडे उगने लगते हैं। अंडे पानी की कृत्रिम रूप से बनाई गई धारा में चलते रहते हैं। 12 से 13 घंटे में अंडे फूट जाते हैं और छोटी छोटी मछलियां निकल आती हैं। हैचिंग पूल में 72 घंटे तक रखने के बाद उन्हें नर्सरी पूल में छोड़ा जाता है। The seed production is another very much profitable venture as far as Assam's condition is concerned. असम की स्थिति के अनुसार बीज उत्पादन एक अन्य बहुत लाभदायक व्यापार है, क्योंकि असम में काफी अधिक बीजों की आवश्यकता है। बीज उत्पादन के लिए स्थिति अत्यधिक अनुकूल है, वातावरण भी बहुत अनुकूल है, इसलिए बीज उत्पादन के साथ लोग बहुत कमा सकते हैं और प्रौद्योगिकी का साथ तो है ही। मत्स्यिकी का एक कॉलेज रोहा में है। इसके साथ असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जहां के संकाय मत्स्य किसानों को पर्याप्त तकनीकी सहायता प्रदान करने में सहायता कर रहे हैं। इसके अलावा फिशरी विभाग ने मत्स्य पालन कर रहे लोगों का पूरा ध्यान रखा है। उन्हें तकनीकी सहायता के साथ क्षमता निर्माण और रसद की सहायता भी दी जाती है। मत्स्य पालन को विकसित करने के लिए कई सारी योजनाएं भी लागू की गई हैं। कमोन कॉर्प का उत्पादन कई अन्य मछलियों की तुलना में आसान है और इसे साधारण तालाबों के पानी में भी किया जा सकता है। मछली पालन करने वाले देवजीत बर्मन ने अमूर नामक एक नई तरह की कॉर्प शुरू की, जिसकी वृद्धि अन्य कॉर्पों की तुलना में अधिक है। এইটো আমুৰ কাপ হয়। এইটো মই 2014 আনিছিলো থ্ৰু মানে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি জুলজি ডিপাৰ্টমেন্টৰ থ্ৰু দি। ये अमूर कॉमन कॉर्प है। मैंने 2014 में गुवाहाटी विश्वविद्यालय के प्राणी विज्ञान विभाग की मदद से इस मछली को पालना शुरू किया था। ये प्रजाति असम जलवायु के लिए बहुत अच्छी है। इस मछली का आकार लंबा होता है और पेट का हिस्सा कम होता है। मैं 2 साल पहले से वियतनाम की कवोई मछली भी पाल रहा हूँ। मेरे तालाबों में मछली की अन्य किस्में भी हैं। एक और अच्छा पहलू यह है कि जबकि अन्य मछलियाँ सर्दियों के महीनों के दौरान पर्याप्त रूप से नहीं खाती हैं, ये मछली सर्दियों के दौरान भी खाती रहती है और आकार में बढ़ती रहती है। मेरी फिशरीज में 35 परिवार शामिल हैं। अगर मैं मछली बेचने वालों को शामिल करूं, तो मेरी मछलियों से लगभग 150 लोग लाभान्वित हो रहे हैं। মাছ বিক্ৰী কৰা মানুহ আছে, এনেকে 100-200 মানুহ, 100-150 মান মানুহ আৰু মোৰ লগত জড়িত হৈ আছে। 15,494 हेक्टेयर भूमि को कवर करते हुए असम में 690 झीलें और तालाब मौजूद हैं। असम में कुल क्षेत्रफल की 15% भूमि भूस्खलन आर्द्र भूमि के रूप में दर्ज की गई है। राज्य में 43,433 हेक्टेयर का दलदली क्षेत्र भी है। इसके अलावा यहाँ अपने स्वामित्व वाले हजारों छोटे टैंक हैं। यदि इनका ठीक से रखरखाव और प्रबंधन किया जाए तो असम के वेटलैंड्स अपार धन का स्रोत बन सकते हैं, जिससे राज्य में किसानों का जीवन बेहतर होगा। Most
most of the Assamese people, they have livestock. अधिकांश असमिया लोगों, विशेष रूप से आदिवासी बहुल क्षेत्र में सुअर का पालन किया जाता है। तब अगर हम सुअर और मछली का एकीकृत पालन करते हैं, या अगर हम बत्तख और मछली का नहीं तो मुर्गी या मछली के साथ पालन करते हैं, तो उतने ही क्षेत्र में कम पूंजी निवेश करके ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। और इस तरह की एकीकृत खेती का सब में पैमाना बहुत बड़ा है। पानी का नियमित रूप से चूना और खाद आदि से उपचार करना आवश्यक है। तालाबों में उपलब्ध प्राकृतिक खाद्य पदार्थों के अलावा तैयार भोजन भी मछलियों को दिया जाना चाहिए। मछलियों के कुल शरीर के वजन के 1.5% के माप में तैयार भोजन देना आवश्यक है। प्रजनन के मौसम में तैलीय भोजन कम होना चाहिए, क्योंकि वे ऐसे मौसम में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। बल्कि उन्हें 30 से 35% प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाना चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक हेक्टेयर पानी में 100 किलोग्राम यूरिया दिया जा सकता है। यूरिया देने के बाद अगले दिन पानी को साफ करने के लिए 175 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर दिया जाना चाहिए। नर्सरी के लिए पानी में चूना डालना बहुत आवश्यक है। चूने के बाद गाय का गोबर देना चाहिए। 750 किलोग्राम मूंगफली या सरसों के केक, 200 किलोग्राम गोबर और 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट के साथ एक मिश्रण तैयार किया जाना चाहिए। जब इस मिश्रण को पानी में फेंक दिया जाता है, तो वे तालाब में प्राकृतिक खाद्य पदार्थ प्लवक का उत्पादन करते हैं। इस मिश्रण में से आधा भाग पानी के साथ मिलाया जाना चाहिए और छोटी मछलियों को छोड़ने से 2 से 3 दिन पहले नर्सरी पूल में दिया जाता है। कुछ दिनों के अंतराल में शेष मिश्रण का उपयोग किया जाना चाहिए। ये मछलियों के वजन को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। तो फिश फार्मिंग इज द वेरी, इसलिए असम में मछली पालन एक बहुत ही आर्थिक, बहुत उपयुक्त, बहुत लाभदायक तथा समय की बचत का व्यवसाय है, जिसके माध्यम से पढ़े लिखे बेरोजगार युवक अपने जीवन यापन के लिए न्यूनतम प्रबंध कर सकते हैं। मछली पालन के विकास के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। आधुनिक तकनीकों के अनुप्रयोग ने असम में मछली उत्पादन में पर्याप्त रूप से वृद्धि की है। मछली पालन और मछली व्यापार में शामिल लोग लाभ कमाने और अपनी आजीविका का प्रबंधन करने में सक्षम रहे हैं। बाजार स्थानीय रूप से उत्पादित मछलियों से भरे हुए हैं और लोग उन्हें खरीदने में व्यस्त हैं। मछली में उपलब्ध पोषक तत्वों से नागरिकों को लाभ हो रहा है। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। वोखा नागालैंड का तीसरा सबसे बड़ा जिला, जहां मुख्यतः लोथा जनजाति बसती है। जिले में लगभग 80% आबादी का मुख्य व्यवसाय कृषि है।
झूम खेती की पुरानी पद्धति अभी भी जिले के अधिकांश हिस्सों में प्रचलित है। झूम मिट्टी की उत्पादकता पर हानिकारक प्रभाव का कारण बनता है और पर्यावरण पर इसके कई बुरे प्रभाव हैं। इसके अलावा झूम खेती से होने वाली उपज बहुत कम है और इसलिए ग्रामीण युवाओं को कृषि को एक व्यवसाय के रूप में लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। जिला के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में कुल आबादी का 40% 20 से 35 वर्ष का आयु वर्ग है, जिसमें से 8,451 बेरोजगार युवा हैं। बड़ी संख्या में गांवों के युवा बेहतर आजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसरों की तलाश में शहरी क्षेत्रों में जाने के लिए अपने घरों को छोड़ रहे हैं। ये प्रवृत्ति समाज के लिए ठीक नहीं है और इस तरह ये एक बड़ी चिंता का विषय बन गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत वोखा के कृषि विज्ञान केंद्र ने वर्ष 2016 में अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर यानी ARYA कार्यक्रम शुरू किया। 35 वर्ष से कम आयु के ग्रामीण युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए ताकि गांवों से शहरों की ओर जाने वाले युवाओं की संख्या कम हो सके। मैंने इस परियोजना को 2016 में शुरू किया था। शुरू में मैं देखना चाहता था कि हमारे क्षेत्र में टमाटर की खेती की संभावना कितनी अच्छी होगी। ऑफ सीजन के दौरान टमाटर को अरुणाचल प्रदेश और शिलोंग से आयात किया जाता था। कभी कभी कीमत भी बहुत अधिक हो जाती है। हमने सोचा कि हमारे यहाँ नागालैंड में बहुत अच्छी जलवायु है, इसलिए हमें खेती क्यों नहीं करनी चाहिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी का काम करता है। इस परियोजना के तहत 35 वर्ष से कम आयु के कुल 200 इच्छुक युवाओं को 4 उद्यमों में शामिल किया गया। वो 4 उद्यम थे: गुणवत्ता वाले पिगलेट उत्पादन, पोल्ट्री फार्मिंग, कट फ्लावर प्रोडक्शन और मशरूम उत्पादन। चयन के बाद युवा उम्मीदवारों को संबंधित उद्यमों के लिए कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया गया। केवी की ना ट्रेनिंग इपिया ये ना हुजी अक्षया। मैंने आर्या प्रोजेक्ट के तहत केवीके में प्रशिक्षण प्राप्त किया। फिर मैंने सुअर पालन का काम शुरू किया। केवीके ने इस काम में हर तरह से मेरी मदद की। आर्या प्रोजेक्ट ना ओंदे ना ये केवीके वोखा यक्षया अब मुझे इस सुअर पालन से लगातार आमदनी हो रही है। हमारे जिले में कई अन्य लोग हैं जो आर्या परियोजना से लाभान्वित हुए हैं। आधुनिक कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए युवाओं को अच्छे बीज, रोपण उपकरण, खेती के शेड, मशरूम हाउस, सुअर और मुर्गी घर, गुणवत्ता वाले पिगलेट, पक्षी आदि जैसे मुख्य सामग्री प्रदान की जाती है ताकि वो वैज्ञानिक तरीके से कृषि उत्पादन शुरू कर सकें। इदु आर्या प्रोजेक्ट गोय केवीके खान बराई दु सलाइना इदु पॉली हाउस तो बनाई दिशे तो की यादे केवीके ने यहाँ ARYA प्रोजेक्ट के तहत मेरे लिए इस फूल घर का निर्माण किया। उन्होंने इस कट फ्लावर प्रोडक्शन सेंटर को विकसित करने के लिए आवश्यक सभी सामग्री भी प्रदान की। बीज से लेकर पौधे और खाद तक सब कुछ सप्लाई किया गया। अब मैं बाजार में फूल बेच रही हूँ। वोखा का कृषि विज्ञान केंद्र कुछ अन्य जिम्मेदारियों को भी पूरा करता है, जैसे नियमित निगरानी, डेटा रिकॉर्डिंग, स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन और पक्षियों और जानवरों के टीकाकरण आदि के कार्य।
प्राइभेट ध्यान हैन हो एतो ट्रान्सलेटर पानी हैन। इस योजना के तहत किसानों को आपूर्ति के लिए एक हैचरी इकाई भी स्थापित की गई है। आर्या प्रोजेक्ट পৰা মোহানকে মদত দিয়াৰ কাৰণে এইটো আমি মুৰ্গী ঘৰ বনাব পাৰিছো। मुझे हैचरी से छोटी मुर्गियां मिली। चिकन के लिए फीड की आपूर्ति भी की गई थी। मेरा काम केवल उन्हें खिलाना, उन्हें बड़ा करना और उन्हें बाजार में बेचना है। बस यही सब है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। मशरूम उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक युवा समूह को शामिल करके एक मशरूम स्पॉन उत्पादन इकाई भी स्थापित की गई। बेहतर विपणन संपर्क और लाभ प्राप्ति के लिए एक विपणन केंद्र का गठन किया गया है। Through this project, an attempt has been made to establish some इस परियोजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में कुछ लाभदायक और आर्थिक रूप से व्यवहार्य उद्यम स्थापित करने का प्रयास किया गया है, विशेष रूप से ऊखा के जनजातीय क्षेत्र में, ताकि ऐसे उद्यमों की स्थापना के बाद अन्य युवाओं को ऐसे उद्यमों के लाभ का पता चल सके जो युवाओं को रोजगार दे सकता है। मेघालय में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक कार्यालय के अधिकारियों ने कई मौकों पर इन परियोजनाओं का दौरा किया और उनकी प्रशंसा भी की। कृषि विज्ञान केंद्र ने कुल 150 ग्रामीण आदिवासी युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण दिया। इन 150 प्रशिक्षुओं में से 110 ने पिगिरी, पोल्ट्री, कट फ्लावर और मशरूम उत्पादन के लिए काम करना शुरू कर दिया है। केवी के वोखा ने हमें प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षण के बाद उन्होंने हमें मुफ्त में पिंगलेट भी दिए। उन्होंने हमें मुर्गी पालन के लिए छोटी मुर्गियां भी उपलब्ध कराईं और घर बनाने में हमारी मदद की। सभी निर्माण सामग्री बिना किसी शुल्क के प्रदान की गई थी। हम उनके सभी समर्थन के लिए सरकार के शुक्रगुजार हैं। ARYA परियोजना ने उद्यमशीलता की गतिविधियों के विस्तार पर सकारात्मक प्रभाव दिखाया है, विशेष रूप से पिगरी और कट फ्लावर उत्पादन में। ये देखा गया है कि आज ARYA परियोजना के कार्यान्वयन के बाद ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के पलायन में उल्लेखनीय कमी आई है। अंत में ये संक्षिप्त रूप से कहा जा सकता है कि वोखा जिला पर्याप्त संख्या में कृषि आधारित उद्योग शुरू करने की ओर अग्रसर है।